Hello dear students. So as we know that every Saturday I send you the video for NEET botany lectures, right? But today what I'm going to do, I'm going to continue with zoology circulation chapter only. Because next week, all 3 days, that is Thursday, Friday and Saturday, all the 3 days I will continue with botany lectures only. Because the thing is, our zoology syllabus is covered much well, but the botany is a little behind. So next week all the 3 days I'm going to go with the NEET sessions of botany lectures only. Okay, so आज के लेक्चर में मैं zoology खत्म कर देती हूँ, मीन्स खत्म नहीं होगा but majority part of the circulation chapter will be done. Okay, so in the yesterday's lecture we studied about cardiac cycle, right? So students, I had told you 3 volumes of blood in ventricle. That is in each ventricle. The 3 volumes of blood which I told you, one was 99 ml, the another was 50 ml, and the another was 120 ml. So I hope you remember these 3 volumes of the blood. If we'll talk about the 120 ml volume of the blood, this is the volume of the blood in each ventricle. मतलब right में भी 120 ml है, right ventricle में भी, और left ventricle में भी 120 ml है. Okay. So ये जो 120 ml volume of the blood है in the ventricles is when is 120 ml? At the end of atrial systole. मतलब जब एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम जब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से जो ब्लड वेंट्रिकल्स में पंप होता है जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, दैट इज 120 ml. ओके, 99 ml कब होता है? बिफोर एट्रियल सिस्टोल. मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, जब एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों भी जॉइंट डायस्टोल में होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं. एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, जो हमने जॉइंट डायस्टोल में पढ़ा है. तो एट्रिया में थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो ही रहा है, तब वेंट्रिकल्स में ब्लड का वॉल्यूम होता है ईच वेंट्रिकल में 99 ml. एंड जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, एडिशनल 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज एडेड इन दैट. 99 मतलब अबाउट 100 का 20% मतलब 20. सो 100 प्लस 20 120 ml हो जाता है. तो 99 ml जो वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम है वो 120 ml हो जाता है आफ्टर द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल. समझे? लेकिन एट्रियल सिस्टोल होने से पहले वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम ऑफ ब्लड 99 ml. तो ये 50 ml कब होता है? एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. देखो, एट्रियल सिस्टोल का जब एंड होता है, व्हेन द एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट्स and fills the ventricle with the blood by pumping action, तब ventricle में 120 ml होता है. At this time, at the atrial systole मतलब at this time ventricles are in diastole, तो they are completely filled with blood. But जैसे ही ventricle systole होता है, ventricles contract होते हैं, उनमें का जो 120 blood है, उसमें का stroke volume में से कितना बाहर जाता है? 70 ml बाहर जाता है, और बचता कितना है फिर? 50 ml. Are you getting that? So here 120 ml is called as एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होता है एंड वो सिस्टोल में चले जाते हैं. लेकिन जब तक वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होता है, तब तक कितना ब्लड होता है उनके अंदर? 120 में. और जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल हो गए तो कितना ब्लड बचता है उनमें? इट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो प्लीज स्टूडेंट्स, मैंने ये वापस आज रिपीट किया है. इसके ऊपर अगर नीट में क्वेश्चन आया तो डोंट गेट कंफ्यूज. कौन से वॉल्यूम को क्या बोलते हैं या कौन सा ब्लड वॉल्यूम कब होता है? Simply 50 ml is the end systolic volume of the ventricles. 120 ml is the end diastolic volume of the blood of ventricles. समझे? क्योंकि जो अगला पॉइंट में पढ़ाने वाली हूँ, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड एवरीथिंग दैट, उसके लिए मैं ये 2 वर्ड्स यूज करने वाली हूँ. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल जब कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गए हैं, वेंट्रिकल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड है एंड ऊपर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वेंट्रिकल में कितना ब्लड होता है? दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml. ऑन द अदर हैंड, जब वेंट्रिकल डायस्टोल में नहीं, वो सिस्टोल में, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो ब्लड है
उसमें से 70 ml बाहर जाता है, तो बचता कितना है? 50 ml. मीन्स ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वी हैव स्टडीड एट्रिया में से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, तो एट्रिया कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होते, थोड़ा ब्लड उसमें बचता है, समझे? एट द सेम टाइम जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट साइड से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी ट्रंक में, एंड लेफ्ट साइड से ब्लड जाता है सिस्टमिक एओर्टा में, राइट? लेकिन वेंट्रिकल्स कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होते, इवन दे दो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. समझे स्टूडेंट्स? So some amount of blood remains there even after the contraction of the chambers. जैसे lungs का हमने पढ़ा था, lungs expand होते हैं तो we take in the air, lungs compress होते हैं तो we throw out the air rich in carbon dioxide. But does the lungs completely gets flattened? नहीं, उनमें थोड़ा amount of air बचता है even after forceful expiration. That is called residual volume of the air. वैसे ही इधर you can call it as residual volume of the blood in the ventricles even after their contraction, which is nothing but end systolic volume. समझे students? Okay, so please go through these three terms, these three volumes, what they are called, when it is like that, अच्छे से पढ़ लो. Now let me start with the point cardiac output. To understand cardiac output, you need to understand stroke volume. So what is stroke volume? It is the volume of blood pumped by each ventricle. This is very important. दोनों ventricle मिलके नहीं, एक एक ventricle में से. The volume of blood pumped by each ventricle during each heartbeat. That means in 0.8 seconds, because one heartbeat means one cardiac cycle. During each cardiac cycle or during each heartbeat, the amount of blood pumped by each ventricle into the respective एओर्टा. मतलब राइट वेंट्रिकल में से जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में से जाएगा सिस्टमिक एओर्टा में, राइट? सो दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 70 ml. मतलब 70 प्लस 70 कितना? 140 ml in one heartbeat is simultaneously pumped by right and left ventricles into the respective aorta. समझे? नीट एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल इज, क्वेश्चन देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल इज, आंसर होगा 70 ml. अब वहां पे ना जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज, क्वेश्चन में स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज, वेंट्रिकल्स मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ, तो ऑप्शन में अगेन ए 70 ml होगा, बी सपोज 120 ml होगा, सी 140 ml होगा, डी होगा कुछ तो, विच इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने ईच वेंट्रिकल का पूछा है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा है द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज, वेंट्रिकल्स मतलब दोनों का 70 प्लस 70, सी विल बी करेक्ट. लेकिन ना हमारे दिमाग में फिट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब 70 ml, कार्डियक आउटपुट मतलब 5 लीटर, वो हमने पढ़े ऑर्डर इसलिए बताया. डोंट मग अप द आंसर, यही प्रॉब्लम है. तुम लोग आंसर बाय हार्ट करते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड इट. समझ रहे हो? नीट में ऐसा ही होता है. वी फील द ऑप्शन विच वी आर ऑप्टिंग इज करेक्ट, बट इट माइट बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द व्हाट यू कैन से हरीनेस व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस, और यू आर नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज, सिर्फ एस हटा दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज बोला तो 70 ml आएगा. वही स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स एस सिर्फ लगा दिया, क्वेश्चन वही था, सिर्फ एस लगा दिया, तो ऑप्शन 140 हो गया. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. सो एवरी हार्ट बीट में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड अमाउंट बाहर थ्रू आउट किया जाता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, पंप आउट किया जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम.
For each ventricle it is 70 ml and for both ventricles together it is 140 ml. समझे? अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम समझा है then and stroke volume can be calculated by a formula. Stroke volume is equal to end diastolic volume minus end systolic volume. अभी बताया है मैंने. End diastolic volume is 120 ml of blood. End systolic volume is 50 ml of blood. That is 70 ml. आया? तो ये फॉर्मूला याद रखो. इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. समझे स्टूडेंट्स? स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ देन वील टॉक अबाउट कार्डियक आउटपुट. यही डेफिनेशन सिर्फ कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स. आर यू गेटिंग दैट? एवरी मिनट में जितना ब्लड एक वेंट्रिकल में से बाहर आता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट. लेट अस कैलकुलेट इट बाय इट्स फॉर्मूला. अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम का था. We can calculate cardiac output by a simple formula, stroke volume into heart rate. Heart rate मतलब number of heartbeats per minute. Okay, so stroke volume क्या है? 70 ml into heart rate on an average क्या है? 72 beats per minute. That is per 60 seconds. So that is 5040 ml. So cardiac output is 5.04 liter on an average from each ventricle. Again the question, the cardiac output from the ventricle is 5 liter. 5.04 दिया होगा तो ऑब्वियसली वही टिक करना है, लेकिन ऐसे नंबर दिए हैं, सपोज 5, 15, 10, 7 ml. पॉइंट में दिया ही नहीं है, तो 5.04 के नियरेस्ट कौन है? 5 ml. तो दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन सुनो. द कार्डियक आउटपुट ऑफ वेंट्रिकल इज 5 ml, लेकिन वही क्वेश्चन ऐसे आया, द कार्डियक आउटपुट ऑफ वेंट्रिकल्स इज, एस लगा दिया, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स का मिलके 5 + 5 10 ml. समझ में आ रहा है? प्लीज रीड इट प्रॉपरली. क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज करो. Okay, the next point we'll talk about is heartbeat. Students, ये हमने सारे रेगुलर लेक्चर में पढ़े हैं, so maybe you will think आज का वीडियो नहीं देखते, पढ़ा हुआ है, but not like that, रिवीजन है. Okay, so कल कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा है, हार्ट साउंड इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज धक धक. द हार्ट साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज लब एंड डप. अब डप को हम डब भी बोलते हैं, लब को सिंपल LUB भी बोलते हैं. ओके, सो हार्ट साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज लब एंड डप. व्हेन द लब इज हर्ड, द लब साउंड इज हर्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ AV valves. That is ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जब क्लोज होते हैं, दिस इज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट होते हैं, ब्लड ट्राइज टू फ्लो बैक इनटू द एट्रिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा. सो टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो, द वाल्व्स गेट्स क्लोज्ड. ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, that is tricuspid and mitral or bicuspid valve, the sound is produced due to turbulence of the blood flow. Turbulence of the blood flow मतलब क्या है? ये है हार्ट, ये है वेंट्रिकल और ये है वैल्व. अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर आएगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड पे प्रेशर आएगा, तो प्रेशर की वजह से वो पल्मोनरी ऑर्टा में ही जाना चाहिए. ओके, मैं एक ही साइड का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा पीछे भी जाना चाह रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, इमीडिएटली वाल्व्स क्लोज हो गए, तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुक गया. सिंपल है, पानी की बोतल लो, शेक करो,
Due to turbulence in its flow, you'll hear a sound. Same here. Okay. So due to closure of AV valves, there's a turbulence in the flow of blood, in the backflow of the blood during ventricular systole that produces the first heart sound. Lub is the first heart sound produced during each cardiac cycle. Dup is a second heart sound produced during each cardiac cycle. Dup sound कब we hear it? During closure of semilunar valves. SL valves मतलब semilunar valves of systemic aorta and pulmonary aorta. कब होता है ये? During ventricular diastole. Ventricular diastole means ventricles gets relaxed. जो systemic and pulmonary aorta में blood forcefully ऊपर गया है, it will try to flow back. क्यों? क्योंकि aortas में pressure of blood ज्यादा है and ventricle relax है. ये है right ventricle, ये है left ventricle. इधर से गया है aorta, इधर से गया है ये है पल्मोनरी एओर्टा, ये है सिस्टेमिक एओर्टा. अब इनके अंदर ब्लड है विथ अ प्रेशर. जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स विल डिक्रीज एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द एओर्टा. सो द ब्लड विल ट्राई टू बैक फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. बट टू प्रिवेंट दैट, यहाँ पे इनके जो थ्री कस्पिड ने सेमिल्यूनार वाल्व्स होते हैं, दे क्लोजेस टू प्रोड्यूस द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट, दैट इज डप साउंड. समझे? ओके. नाउ with which instrument we can hear the heart sound? Correct. The instrument is stethoscope. With this instrument we can hear the lub and dup sound of the heart. अब आज का होमवर्क तुम्हारे लिए. Again the homework. You have to tell me who invented the stethoscope for the first time. Who discovered the stethoscope for the first time? This is the homework for you. Please, I want the answer from each one of you. If you're watching the video, immediately you'll send me the answer. Okay? So we studied stroke volume, cardiac output and the heart sound. Now we will study the patterns of circulation of blood in our body. पैटर्न्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी. जो सबसे मेन पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, वो है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स two things under it: pulmonary circulation and systemic circulation. The next pattern of circulation is coronary circulation. Let me write first all the patterns of circulation and then we will discuss it. The third one is hepatic portal system, and the fourth one is hypophyseal portal system. Okay students, so these are the four patterns of blood circulation. जिसमें का पहला हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये दूसरा भी पढ़ा हुआ है, but just revise it in short. Double circulation includes pulmonary circulation, that is circulation of blood between heart and lungs, that is from right ventricle to left atrium. right ventricle में से कौन सा वाला ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में जाता है?
from the right ventricle, the deoxygenated blood through pulmonary aorta goes to the lungs, where exchange of gases takes place. The carbon dioxide from the blood is taken up by alveoli of the lungs, and the alveoli of the lungs give away the oxygen to the hemoglobin of the blood. Means during this pathway, the lungs oxygenate the deoxygenated blood. Then from the lungs through pulmonary veins, oxygenated blood comes back to left atrium. मतलब हार्ट में से जो ब्लड बाहर गया था वो वापस हार्ट में आया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ. द वन विच हैज गॉन आउट अगेन केम बैक. समझे? सो दिस इज वन सर्कुलेशन. फ्रॉम हियर इट गोज आउट and from here it comes into the heart again. But this is a circulation between heart and the lungs only. So this is called pulmonary circulation. So in short, pulmonary circulation is from right ventricle to left atrium, where deoxygenated blood gets oxygenated. समझे? Okay. The next is systemic circulation. It is between heart and other body parts. इसके उल्टा राइट वेंट्रिकल की जगह इट इज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम की जगह राइट एट्रियम. बोलो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? वेरी सिंपल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम में से वो ब्लड किधर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? सो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द हार्ट, goes out of the heart through systemic aorta. Systemic aorta divides into arteries. Arteries divides into arterioles. Arterioles divide into capillaries and supplies this oxygenated blood to the tissue. The capillaries again reunite. वो टिश्यू को पेनिट्रेट करके बाहर निकल आते हैं. कैपिलरीज टिश्यू में से जब बाहर आ रहे हैं, ये दे रहे हैं ऑक्सीजन लेकिन लेके जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. द कैपिलरीज reunite to form venules. Venules will reunite to form veins. Veins will form vena cava, and the vena cava will pour deoxygenated blood into right atrium. समझे? So here from the left ventricle the oxygenated blood leaves the heart and the right atrium gets the deoxygenated blood. So during systemic circulation oxygenated blood converts into deoxygenated blood. Is it the difference between pulmonary and systemic circulation? समझे? Okay, I hope you understood this well. Now here we are done with double circulation of blood in the human heart. What is its advantage? The advantage is first, it prevents mixing. So this is a complete double circulation in the human heart, जो हमने beginning में ये lesson के पढ़ा है. Single circulation, incomplete double circulation and complete double circulation, right? So it prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. That ensures मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू. क्योंकि टिश्यू के पास प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. मिक्स्ड ब्लड आ रहा है क्या? मिक्स मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. जब मिक्स्ड ब्लड आता है तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो इट एंश्योर्स द सप्लाई, द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ड्यू टू विच एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड. क्यों हम में 4 चैम्बर्ड हार्ट है? क्यों बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है? फिश में या रेप्टाइल्स में या एम्फीबन्स में क्यों नहीं है 4 चैम्बर्ड हार्ट? उनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड चलता है बिकॉज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डेवलप्ड, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो लेस. बट इफ यू सी बर्ड्स, भले ही छोटे हैं हमसे, लेकिन दे हैव टू फ्लाई हायर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर विच दे नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट इज व्हाई दे हैव अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पैटर्न to ensure the maximum supply of oxygen to the body muscles to produce more and more energy to fly higher against the gravity. Same with us, we have to do lot of work. For that we need high demands of energy that will be fulfilled. Okay.
and along with the energy production, every time little amount of heat is given out that regulates the body temperature. So these are the 4 advantages of complete double circulation pattern of blood circulation. समझे स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज दैट. अब मैं जो लिखा हुआ है अब तक वो इरेज करती हूँ, क्योंकि अगला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड अ प्लेस ऑन द बोर्ड. लेट अस टॉक अबाउट coronary circulation. It is the supply of blood from heart to heart. Heart to heart. Here heart means muscles of the heart. So, with the help of coronary arteries, the branch of aorta, the oxygenated blood is supplied to the heart muscles. The heart muscles in turn give away carbon dioxide with the help of coronary veins that is poured into the right atrium through the opening coronary sinus. यहाँ पे aorta gives away the oxygenated blood to the heart and the coronary sinus takes back the deoxygenated blood into the heart. समझे? So this is the blood circulation pattern between heart to heart. That is called coronary circulation. Got that, students? Let us move on to the next point. Hepatic portal system. It is a unique blood circulation pattern found in human body. It's very special, unique kind of circulation and very very advantageous for us. It is nothing but, मैं ऊपर ही लिख रही हूँ इसके बारे में. Hepatic portal system is a circulation of blood from intestine, that is small intestine, from small intestine to liver through a special vein called as hepatic portal vein. हेपैटिक वेन अलग, हेपैटिक पोर्टल वेन अलग. ये जो हेपैटिक पोर्टल वेन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड समवेयर हियर इज अ लीवर. सो ये हेपैटिक पोर्टल वेन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है थ्रू विलाय डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. किसके ब्लड में? हेपैटिक पोर्टल वेन के ब्लड में ही वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है. क्योंकि वो जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसमें सिर्फ यूजफुल मटेरियल नहीं होते, सम वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल्स भी होते. जैसे कि जो कोई अल्कोहल पीता है, अल्कोहल भी बॉडी में जाके थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल के प्रोडक्ट्स. इज इट यूजफुल? नो. डायरेक्टली ऐसा ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट हुआ तो चलेगा? नहीं. तो वो अल्कोहल जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वो पहले जाएगा लीवर में. लीवर उसको डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जो भी उसके हार्मफुल एलिमेंट्स है उसको. फिर वो जो प्योर ब्लड है, नाउ आई विल कॉल इट एज प्योर ब्लड, क्योंकि हेपैटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड लाता है उसमें जितने भी वेस्ट, टॉक्सिक या एक्सेस प्रोडक्ट्स है, एक्स्ट्रा, मैंने बताया है प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं. एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स इन द लीवर आर कन्वर्टेड इनटू फाइनली इनटू यूरिया व्हिच इज देन एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज. आर यू गेटिंग दैट? समझ में? मतलब जो अमाइनो एसिड से अमोनिया बनता है वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज को सप्लाई नहीं होता. अमोनिया पहले लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है. गेटिंग दैट? तो अब ये जो ब्लड है प्योर ब्लड, देन इट गोज टू हार्ट, देन हार्ट सप्लाइज इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यूज. लेकिन ये डायरेक्ट हार्ट में या टिश्यू में जाने से पहले ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, या जो मोर हार्मफुल सब्सटेंस है, सॉरी वो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं. समझे? सो इज इट वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट दैट? इसीलिए जो अल्कोहलिक्स है, ड्रगिस्ट है, सबसे पहले उनका लीवर ही डैमेज होता है, बाद में किडनी, क्योंकि लीवर वो मोर हार्मफुल को थोड़ा लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करता है. फिर वो हार्ट में जाके हार्ट उसको किडनी के पास भेजता है. किडनी एंड लीवर ही है जो बार बार वेस्ट मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करके हमको बचाते हैं. बट अल्टीमेटली वही जब डैमेज हो जाते हैं देन हु विल प्रोटेक्ट अस? दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेथ. समझे? सो दिस इज हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. एंड द लास्ट नाउ, hypophyseal portal system.
ये वाला जो है ना तुम डिटेल में तब समझोगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे. फिलहाल इन शॉर्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है क्या? इफ दिस इज आवर ब्रेन, ये जो है ये पूरा अपर रीजन ये है फोर ब्रेन दैट इज सेरेब्रम. उसमें एक रीजन होता है कॉल्ड डायनसेफेलॉन. ओके, फोर ब्रेन में डायनसेफेलॉन करके एक रीजन है. सपोज ये है डायनसेफेलॉन, समझेगा बाद में हम ब्रेन पढ़ने वाले. डायनसेफेलॉन का ये है रूफ और ये है फ्लोर, बेस. यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस एंड उसके बाजू में दूसरा प्रोजेक्शन है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. लेट मी राइट इट. ये है हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड उसके बाजू में है ये या थोड़ा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड. अब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे निकाल रही हूं. इफ यू सी द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स. इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस. ये जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और ये जो लोब है इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब हाइपोफाइजियल, फाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं. इन ये दो लोब्स से अलग क्यों है? एडिनोहाइपोफाइसिस में जो भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड खुद सिक्रिएट करता है. सेल्फ प्रोड्यूस्ड हार्मोन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड खुद प्रोड्यूस करता है. लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो हॉर्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रिएट नहीं किए होते. वो ऊपर जो रीजन है हाइपोथैलेमस वहां से आए हुए होते हैं. समझे? तो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड produces its own hormones, but the neurohypophysis, the part of the pituitary gland, doesn't produce the hormones. It stores the hormones of hypothalamus and releases when needed. अब यहाँ पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे इसके बीच में ये जो ब्लड का कनेक्शन है दैट इज इट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस. This blood circulation is called as hypophyseal blood portal system. क्यों? एक एग्जाम्पल, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन. कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन. ये ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन प्रोमोटिंग हार्मोन. ये ब्लड में से जब आएगा पिट्यूटरी में तभी पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा. समझे? तो अगर ये ब्लड पोर्टल सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ हो गई, बिकॉज ऑफ सम रीजन ये ब्लॉक हो गया, आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो जब तक हाइपोथैलेमस से ये प्रोटीन्स इधर नहीं आएंगे तब तक पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. समझे? सो व्हाट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम? इट इज द ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड द पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस. समझे? ये बाकी जो भी है वो और डिटेल में हम ब्रेन चैप्टर जब पढ़ेंगे दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. Okay students, so today I will stop here. All the notes are already sent to you. Go through it and complete it in your notebook. Thank you.